नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लगाई रोक। कहा, ओबीसी आरक्षण तय करने में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का नहीं हुआ पालन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मथुरा को 822 करोड़ रुपए की 210 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की 21वीं बरसी है आज। आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए देश के वीर सपूतों को संसद भवन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। और काशी तमिल संगमम से उत्तर और दक्षिण की सांची संस्कृति को मिली नई दिशा। संगमम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से लगातार वाराणसी पहुंच रहे हैं पर्यटक और श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ आज इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगी। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने इस बारे में आदेश कल एक याचिका को सुनते हुए पारित किया। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का अनुपालन नहीं किया है। याचिका में भी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष सुरेश महाजन के मामले में स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण जारी करने से पहले ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा और यदि ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं की जा सकी है तो एससी और एसटी सीटों के अलावा अन्य सीटों को सामान्य घोषित करते हुए चुनाव कराए जाएंगे। ट्रिपल टेस्ट से आशय है कि किसी राज्य में आरक्षण के लिए स्थानीय निकाय के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच के लिए आयोग की स्थापना की जाए। आयोग की सिफारिशों के मुताबिक आरक्षण का अनुपात तय करना जरूरी है और साथ ही किसी मामले में एससी और एसटी तथा ओबीसी के पक्ष में कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के सेठ बीएन पोद्दार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री 822.43 करोड़ रुपए धनराशि की 210 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद मथुरा में आगमन है। यहाँ पे प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन करा जा रहा है। साथ ही साथ लगभग 822 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करा जाएगा। इसको लेके सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, ड्यूटीज लग गई हैं, पुलिस ब्रीफिंग हो गई है। सिविल पुलिस के अलावा पीएससी की डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट, सादे वस्त्रों में सूचना अभिसूचना संकलित करने के लिए हमारे जो फोर्स है उसकी डिप्लॉयमेंट, उसके अलावा हमारी स्पेशलाइज टीम जो एएसएफ और ब्रिगेडियर्स इनकी भी हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी। प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के अंदर इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर भूपेंद्र पटेल ने दोबारा गुजरात की कमान संभाल ली है। सोमवार को गांधीनगर स्थित हेलीपैड ग्राउंड स्थित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छूं के ये गुजरात की राजनीति में भाजपा के बेमिसाल दबदबे को दिखाने वाला पल है। चुनावी रण में ऐतिहासिक बहुमत पाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्य में भाजपा की ये लगातार 7वीं सरकार है। जब मौका इतना ऐतिहासिक हो तो आयोजन भी वैसा ही भव्य होना था। हूँ भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। गांधीनगर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके 16 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस खास मौके के गवाह बनने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई गणमान्य हस्तियां भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों के साथ साथ कई पुराने मंत्रियों को भी जगह मिली है। कैबिनेट मंत्रियों में कानू देसाई, ऋषिकेश पटेल, राघव जी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवर जी बावलिया, मुलू बेरा, कुबेर डिंडोर और भानुबेन बावरिया शामिल हैं। हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। 6 राज्य मंत्रियों में परषोत्तम सोलंकी, बच्चू खाबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंछेरिया, कुंवर जी हलपति और भीखू सिंह परमार शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भूपेंद्र भाई पटेल जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली। यह एक ऊर्जावान टीम है जो गुजरात को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। गुजरात की लगातार दूसरी बार कमान संभालने वाले भूपेंद्र पटेल ने चुनाव में कई रिकॉर्ड बना डाले। उन्होंने घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1,92,000 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। इसके साथ ही उनके नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी चुनावी जीत हासिल करते हुए 182 सदस्यों वाली विधानसभा में 156 सीट हासिल की। 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में जन्मे भूपेंद्र पटेल 2017 के विधानसभा चुनाव में घाटलोडिया से चुनाव लड़े थे और 1,17,000 मतों से जीत हासिल की थी। वो सितंबर 2021 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चुनाव प्रचार के दौरान जनता से अपील की थी कि वो नरेंद्र यानी उनके नाम दर्ज विधानसभा बहुमत का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भूपेंद्र को बहुमत दें। गुजरात के मतदाताओं ने पीएम मोदी के इस आह्वान को सच कर दिखाते हुए चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का चयन किया है, जिसमें गौर करें तो दक्षिण गुजरात से 5 चेहरे, सौराष्ट्र का द्वार कहे जाने वाले राजकोट से 2 चेहरे और अगर ध्यान दें तो अरवली, महिसागर, अहमदाबाद के साथ दाहोद और मेहसाणा से एक चेहरे को इस मंत्रिमंडल में जगह मिली। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन कामकाज बिना किसी गतिरोध के चला। राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया। विधेयक केंद्र को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। वहीं लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई और सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि फिलहाल पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सोमवार को राज्यसभा ने व्यापक चर्चा के बाद ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उत्सर्जन कटौती के अपने लक्ष्य को भारत ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भी बहुत, लेकिन अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने कर ही नहीं दिया। हम लोगों ने उसे एक्सीड कर दिया और कर दिया 9 साल पहले। हम लोगों ने कहा था कि ये हम अचीव करेंगे 2030 तक, ये हम लोगों ने अचीव कर लिया 2021 नवंबर तक। 9 साल पहले हमारी आज नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है 1,73,000 मेगावाट, 1,73,000 मेगावाट, जो कि 42% है हमारी फुल एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी। इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार, भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड लागू करने, वाहनों और जहाजों के लिए उत्सर्जन मानक बनाने और राज्य विद्युत नियामक आयोगों को अधिनियम के तहत दंड का निर्णय करने का अधिकार देता है। इससे पहले प्रश्नकाल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार जहां झुग्गी वहां मकान की नीति के चलते सभी जेजे क्लस्टर को अधिग्रहण करके उनका विकास करेगी। उन्होंने सदन को बताया कि 210 एरिया का सर्वे किया जा चुका है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि हर घर नल योजना की शुरुआत के समय
देश में 16.72% परिवारों के नल से जल सुविधा उपलब्ध थी, जो आज 55.27% परिवारों के पास है। सोमवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसद पीटी ऊषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। I take this opportunity to congratulate a distinguished member of this august house, Srimati P.T. Usha ji, on becoming the first woman and an Olympian to be the president of Indian Olympic Association on 10 December 2022. Srimati P.T. Usha ji, both as president of the Indian Olympic Association and member of this august house, contributes to sustenance of sports-friendly ecosystem in the country. Her contributions are bound to be inspiring and motivating. वहीं लोकसभा में राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के मुद्दे पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमतों पर राजनीति करने वाली कांग्रेस के दौर में अर्थव्यवस्था आईसीयू में थी। उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते। आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। इसके अलावा लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई। एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार का पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन पर हमला किया था। यह हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था। इस दौरान 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश के इन सपूतों को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना से शुरू किया गया काशी तमिल संगमम कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। पुराने समय से आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध वाराणसी भविष्य में लोगों के आगमन के लिए भी तैयार हो रहा है। वाराणसी में पर्यटकों और भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए प्रशासन गंगा पार में टेंट सिटी और यात्रियों के आवागमन के लिए रिवर ट्रैफिक की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इस बीच काशी तमिल संगमम के आयोजन में शामिल होने के लिए तमिल पर्यटकों और श्रद्धालुओं के जत्थे लगातार वाराणसी पहुंच रहे हैं। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। काशी तमिल संगमम के आयोजन में शामिल होने के लिए तमिल पर्यटकों पुजारियों का एक जत्था प्रयागराज पहुंचा, जिसमें शामिल 205 लोग दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज पहुंचने पर जिला प्रशासन और प्रयागराज सभा के पुरोहितों ने इन पुजारियों का वैदिक रीति रिवाज के साथ स्वागत अभिनंदन किया। तमिल के इन धार्मिक लोगों को त्रिवेणी संगम ले जाया गया, जहां पर यहां सभी ने स्नान, ध्यान और पूजन किया। शंकर विमान मंडपम मंदिर और बड़े हनुमान जी के दर्शन के साथ स्वामी नारायण मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर भी ले जाया जाएगा। प्रयागराज में आए हुए इन पुजारियों के जत्थे ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि प्रयागराज त्रिवेणी संगम के महत्व के बारे में जितना सुना था, यहां पर आकर उससे अधिक जानने को मिला। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम निश्चित रूप से लोगों को धार्मिक, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को नई दिशा प्रदान करेगा। मेरी आई से आई ननी आने
मैं काशी तमिल संगमम के हिस्सा बनकर इस यात्रा में आई हूँ और पहला 2 दिन हम बनारस में बीते थे। ट्रेन से उतरते ही हमें जो स्वागत मिला वाराणसी स्टेशन में, वो मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मेमोरेबल एक्सपीरियंस मैं कह सकती हूँ। कॉमन मैन ड्रीम, कॉमन हिंदू पीपल ड्रीम दैट everybody should come for Kashi, the whole Kashi. Now this is become true because of our honorable Prime Minister. Modi ji, Tamil Sangam, Yogi Aditya, IRCT, all people, the train, very nice. Inside the Kashi temple, boat mein aarti, very nice. Food very nice. Anything very nice. बोट के माध्यम से जेट्टी पे समूह संगम स्नान करता है। संगम स्नान के बाद में संगम तीर्थ के अंतर्गत ही श्री लेटे हुए हनुमान मंदिर, श्री विमान मंडपम का दर्शन होता है। तत्पश्चात समूह श्री स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन के लिए जाता है, जहां पे प्रसाद भोजन का वितरण होता है। भोजन करने के उपरांत श्री चंद्रशेखर आजाद पार्क के लिए समूह प्रस्थान करता है। तत्पश्चात समाचारों में वक्त है छोटे से विराम का प्रस्थान होता है। बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा। टेस्ट ही तो देख रहा हूँ माँ। ये टेस्ट जल्द से जल्द होना जरूरी है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV की जांच जरूर करवाएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV टेस्ट जरूर कराएं। बहराइच के नानपारा बस स्टेशन का परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लोकार्पण किया है। इस बस स्टेशन के बनने से जहां नेपाल से आने वाले लोग भारत की यात्रा सुविधाजनक तरीके से कर सकेंगे, वहीं भारत के लोग भी नेपाल के बॉर्डर तक सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर पाएंगे। इस बस स्टेशन से 50 बसें नियमित रूप से देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगी। इससे दोनों देशों के पर्यटन को भी लाभ मिलेगा और एक दूसरे देश में आने जाने की सुविधा भी बेहतर हो पाएगी। यहाँ से आज 29 बसों पर चलना विभिन्न जगहों के लिए प्रारंभ हुआ। यहाँ से 50 बसें प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में, दिल्ली, जयपुर, शिमला, कई ऐसे शहरों के लिए यहाँ से कनेक्टिविटी 50 बसों के माध्यम से की जा रही है। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब, बेसहारा, असहाय, निराश्रित हिंदू और मुस्लिम 642 जोड़ों का सामूहिक विवाह 5 तहसीलों में अलग अलग स्थानों पर संपन्न हुआ। शाहाबाद में प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान कर उनके मंगलकारी भविष्य की शुभकामनाएं दी। रजनी तिवारी ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार हर व्यक्ति के कल्याण के लिए चिंतित है। जो गरीब अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के लिए अभी तक चिंतित रहा करते थे, उनकी सुधि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। हरदोई तहसील के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने इसे प्रदेश की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बताया। प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 35,000 तथा 10,000 रुपए की वैवाहिक सामग्री भी नवविवाहित जोड़ों को भेंट की गई। अलीगढ़ में पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना कोरोना से प्रभावित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में 13 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता पिता को असमय खो दिया। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना द्वारा कोविड-19 प्रभावित बच्चों के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की गई। बच्चों को 18 वर्ष तक 4,000 रुपए मासिक वजीफा और 23 वर्ष के होने पर पीएम केयर फंड से एक मुश्त 10 लाख धनराशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए सहायता और अन्य लाभ भी दिए जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना से आच्छादित बच्चों के साथ मुलाकात की। उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना। 13 बच्चे
स्कीम के तहत आच्छादित हैं जनपद में, जो 7 परिवारों से आते हैं और सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छे से उनकी पढ़ाई हो रही है, हेल्थ रिलेटेड कोई उनके इश्यूज नहीं है। जो और एक कोशिश ये भी की जा रही है कि जितने हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको एक एक बच्चा इनमें से सौंपा जाए, ताकि वो बीच बीच में उनके पास जाते रहें, उनसे बातचीत करते रहें और अगर उनको कोई कठिनाई है तो उन समस्याओं का निराकरण भी कराते रहें। पीएम केयर फंड से हमें काफ़ी मदद मिल रही है। टीएम सर ने हमसे मीटिंग भी की, हमारे सभी दिक्कतों के बारे में पूछा और हमें आश्वासन दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा वो ख्याल रखेंगे और रखते भी हैं। मेरा नाम सिमरन है। मेरे माता पिता कोविड में ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से हमें परेशानी हुई थी, लेकिन जब से मोदी की सरकार आई और उन्होंने हमारी बहुत मदद करी, मोदी की तरफ से हमें पैसे भी मिलते हैं, हमारी स्कूल की फीस भी जमा करवाते हैं और हमारे खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत लघु उद्योग स्थापना सम्मेलन का आयोजन फिरोज गांधी महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों की आय को वृद्धि करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना है। उद्यान मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अगले 3 वर्षों में लगभग 41,000 नए उद्योगों की स्थापना की जानी है। इस योजना के अंतर्गत नए उद्योगों की स्थापना और उनके उन्नयन के लिए लागत का 35% अनुदान का प्रावधान है। इसके साथ ही फलों और सब्जियों के क्षेत्र विस्तार के लिए लागत का 40% सरकार अनुदान देती है। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में किसानों को निश्चित ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उद्यान विभाग से संबंधित लघु उद्योग की स्थापना के लिए किसानों के साथ सरकार खड़ी है। लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने आसपास छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करेंगे, जिसमें उद्यान विभाग उनको हर संभव सहयोग, उनको सब्सिडी, प्रोत्साहन राशि, उनको वैज्ञानिक तकनीकी, उनको जो भी तकनीक या आवश्यकता होगी उद्यान विभाग उनको देने के लिए तत्पर है। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में रायबरेली जनपद में 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो रही है। करोड़ों रुपए की योजनाएं रायबरेली जनपद में संचालित हो रही हैं। तो निसंदेह उद्यान विभाग रायबरेली जनपद के किसानों की आय उस रूप में, जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अपेक्षा है सरकारों से, उस रूप में रायबरेली का किसान शीघ्र ही उनकी आय दोगुनी होने में हमारा उद्यान विभाग। पशुओं की अपंगता दूर करने में बरेली के IVRI स्थित रेफरल वेटरनरी पॉलिटेक्निक के पशु चिकित्सकों की टीम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन डायग्नोस्टिक इमेजिंग मैनेजमेंट ऑफ सर्जिकल कंडीशन इन एनिमल प्रोजेक्ट के तहत चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर अमरपाल ने अपनी टीम के साथ पशुओं के लिए कृत्रिम पैर न सिर्फ तैयार किया है, बल्कि उसे पशुओं को लगाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की सामर्थ्य भी दी है। डॉक्टर अमरपाल ने बताया कि तमाम प्रयासों के बाद भी पशुओं की टूटी टांग सही कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में पशुओं को हाई डेंसिटी पॉलीथाइमीन और स्टील रॉड की सहायता से आवश्यकता अनुसार कृत्रिम पैर तैयार करके पशुओं को लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संस्थान पशुपालकों से किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लेता। डॉक्टर अमरपाल ने बताया कि IVRI देश का पहला संस्थान है जो इस तरह का कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है। अपने प्रोजेक्ट में जो हमारे पास में पिछले 6-7 साल से एक प्रोजेक्ट चलता है, ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन डायग्नोस्टिक इमेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्जिकल कंडीशंस इन एनिमल, उसके तहत हम लगातार प्रयास करते रहे हैं। और अब हमने एक काफ़ी रिसर्च करने के बाद किस चीज़ का उसको पैर बनाया जाए, कैसे बना जाए, वो करने के बाद अब हमने इसको पैर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और संभवतः नियर फ्यूचर में, भविष्य में हम बहुत सारे पशुओं को ये लाभ दे पाएंगे। इस बात की मुझे बहुत संतुष्टि है कि हम इस क्षेत्र में कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जिसमें हम जानवरों को एक कृत्रिम पैर बनाकर उनकी जीवन जीने की जो स्थिति है उसको कुछ सुधार सकते हैं। सर, इसका आर्टिफिशियल का पैर लगा रहे हैं
जब इसका जख्म सर पूरा हीलिंग हो जाएगी फिर इसका आर्टिफिशियल पैर लगाकर इसको चलाएंगे। सर अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गाय के 3 पैर ना होकर 4 पैरों पर पूरा चलेगी। और आइए बात करते हैं लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा में हुए एक अभूतपूर्व कार्य की। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में आज 55 प्राथमिक विद्यालयों को 5-5 झूलों की सौगात क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने अपने विधायक निधि से देकर स्कूली बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अहम कदम उठाया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्कूल जाने में अभिरुचि बढ़ाने के उद्देश्य से तरह तरह के झूले लगवाए गए हैं, जिससे उन्हें शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी मिलेगा।